नमस्कार। आज हम लोग प्रकाश, जैसे साइंस के अंतर्गत प्रकाश, लाइट पढ़ेंगे। और सबसे पहले लाइट की पढ़ने की कोशिश करते हैं और किस स्थिति में क्वेश्चन आते हैं और किस स्थिति में क्वेश्चन बनते हैं, उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो लाइट साइंस की आन बान शान लाइट चैप्टर है। और उस वक्त वैज्ञानिक दो हुआ करते थे, दो वैज्ञानिक अच्छे तरह के हुआ करते थे, एक न्यूटन साहब और एक हाइजेन साहब। वहां एक पब्लिक जनता हुआ करती थी, मान लीजिए यहाँ पे जनता है और जनता ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, अपनी में बातचीत कर रहा था दोनों। कहा कि अच्छा एक चीज बात बताइए, प्रकाश कण है या तरंग है या प्रकाश क्या है, समझ में नहीं आता है। तो इन लोगों ने अपने में खुद से डिसीजन करके इन्होंने खुद कहा कि अच्छा वैज्ञानिक तो न्यूटन चाचा है, न्यूटन चाचा भी जाएंगे, नहीं तो हाइजेन चाचा भी जाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने न्यूटन के पास आ गए और न्यूटन ने कहा कि न्यूटन से पूछे कि न्यूटन बाबा बताइए कि प्रकाश क्या है। तो न्यूटन चाचा कहे कि प्रकाश एक कण है और जो छोटे कणों से मिलकर बने हैं प्रकाश, उसी को कणिका कहते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने कहा कि सत्यापित कीजिए कि आखिर प्रकाश कण है तो हमको सत्यापित कीजिए। तो न्यूटन चाचा ने कहा कि हम जो कह दिए हैं वही होगा, सत्यापित हमको नहीं करेंगे, जो कह दिए हैं मान लो। तो इन्होंने नहीं माना, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि अच्छा अब चलते हैं हाइजेन चाचा भी। हाइजेन चाचा अगर कण कह देते हैं तो मान लेंगे कि प्रकाश कण है, अगर कोई और कुछ कह देंगे हाइजेन चाचा तो हम लोग नहीं मानेंगे। तो अगर जनता ने कहा कि चलो अब हाइजेन चाचा भी, तो हाइजेन चाचा के पास गए कि बाबा हाइजेन बाबा बताइए कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश, इन दोनों में काफी टक्कर चलती थी, यानी कि दुश्मनी का पड़ाव चलता था। इन्होंने कहा कि तुम तो आज हमारे पास आया है और रोज जाता था न्यूटनवा के पास, आज हमरा भी क्यों आया है। तो इन्होंने कहा, जनता ने कहा कि हम न्यूटन के पास होकर आपके पास आए हैं, हम न्यूटन के जो प्रकाश बताए हैं, कण बताए हैं, तो हम उससे संतुष्ट नहीं है। तो अच्छा कहा कि हाइजेन कहा कि अच्छा न्यूटनवा क्या चीज बताया, तो न्यूटनवा बताया है कण, बताया कि प्रकाश एक कण है। तो एक हाइजेन चाचा दुश्मनी थे, अब दुश्मन सपोर्ट थोड़ी ना करता। तो हाइजेन कण बताया, तो हाइजेन कण न्यूटन कण बताया है, तो हाइजेन कह दिया है कि न्यूटन गलत बोला है, न्यूटन गलत बोला है, प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक तरंग है। तो ये सब जनता बाजार में फैल गया। अगर कहा कि प्रकाश तरंग है तो कहा कि सत्यापित कीजिए। इन्होंने भी कहा कि प्रकाश तरंग है तो सत्यापित कीजिए। तो पब्लिक के डिमांड पर हाइजेन चाचा कहे कि पहले कौन बोला, तो पहले बोला कि न्यूटन कौन है, तो पहले उससे सत्यापित करके लाओ, उसके बाद हम सत्यापित कर देंगे। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है, अब आप बोल ही दिए हैं तरंग है तब तरंगे है। अगर न्यूटन चाचा के प्रकाश जो कण है, इसकी न्यूटन चाचा की बीवी मार्केट में जा रही थी, तो सब पब्लिक ने बोला देखो फेकुआ के बीवी जा रही है, फेकुआ की बीवी जा रही है। ठीक है, तो न्यूटन के पास बीवी उसका आया और वो कूटा है न्यूटन के, कि समझ ही रहे आप। तो न्यूटन ने कहा कि ठीक है, अपनी बीवी से बात किया कि कैसे भी आप सत्यापित कर दीजिए, क्योंकि हमको खराब लगता है जब हम मार्केट जाते हैं तो फेकुआ की बीवी कहता है हमको। तो न्यूटन ने कोशिश किया। तो न्यूटन के एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था आइंस्टीन। ठीक है, और न्यूटन से भी ज्यादा ही फेंकता था आइंस्टीन। तो आइंस्टीन से कहा कि देखो भाई, हम जो प्रकाश को कण बता दिए हैं। तो आइंस्टीन साहब कहे कि प्रकाश के कण बता दिया है, अरे यार काहे पंगा ले लिया था। तो कहा कि ठीक है, जो हो गया, आप प्रकाश जो है ना कण है, कुछ हमारा सत्यापित करवाओ। तो आइंस्टीन के दिमाग में एक आया कि प्रकाश विद्युत वैभव, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव आया था। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव का खोज 1903 ईस्वी में हर्ट वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इसके दिमाग में आ गया कि 1903 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव का खोज किया गया था, हम उन्हीं पे अप्लाई कर देते थे। लेकिन हर्ट्ज को उतना अच्छे तरीके से देखा नहीं जाता था। लेकिन 1903 ईस्वी में जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये मान लीजिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, कहा कि आइंस्टीन कहा न्यूटन से कि अगर यहां से
अगर यहां से दिखाई दे रहा होगा, अगर यहां से कोई प्रकाश इस पे जाता है फोटो वैद्युत यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे, तो यहां से लौट कर अगर छोटे छोटे कण जाएगा तब प्रकाश बराबर कण, ठीक है। उस वक्त जो भी कुछ कह देता था ना मान लिया जाता था, ठीक है सर। अगर यहां से प्रकाश इस प्रकाश विद्युत प्रभाव पर पड़ेगा और यहां से लौट कर जाएगा, तो लौट कर जाएगा तो प्रकाश का कण ही लौट कर जाएगा। इसका मतलब प्रकाश कण में विशेष अधिकार है, इन दोनों में मोहब्बत जरूर होगी। तो प्रकाश और कण यानी इसका मतलब आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश कण सत्यापित किया। कब किया था? तो 1905 ईस्वी में इसने सत्यापित किया, और सत्यापित जब कर दिया तो इनको 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको? आइंस्टीन को, ठीक है। तो पब्लिक ने कहा, हाइजेन के पास चला गया, और हाइजेन के पास जाने के बाद कहता है कि न्यूटनवा कण सत्यापित कर दिया, अब आप भी सत्यापित कर दीजिए कि प्रकाश एक तरंग है। तो हाइजेन कहे कि देखो, हाइजेन पता लगा है कि आखिर न्यूटन किस तरह से सत्यापित करवाया, तो इनको पता चला कि इनका एक दोस्त था आइंस्टीन, उन्हीं के बदौलत सत्यापित करवा दिया गया। तो हाइजेन कहा कि अच्छा न्यूटन के पास एक दोस्त है, हमारे पास दोस्त है जिसका नाम है यंग, और प्रकाश यंग नाम है। और यंग जो वैज्ञानिक थे एकदम कूट के करिया आदमी थे, करिया, खूब नहाता था। तो इसने कहा कि देखो हम भाई फेंक फांक दिए हैं कि प्रकाश तरंग है। तो इसने यंग ने किया, काहे पगलाए हो तुम, और न्यूटनवा फिजिक्स के बादशाह, फिजिक्स के बाप है, और न्यूटन में से तू दुश्मनी ले लेता है, दुश्मनी ले लेता है। तो हाइजेन को इसने कहा, लेकिन हाइजेन कहा कि चलो ठीक है भाई, ठीक है, एक दूसरे से ठीक है, जो कर दिए हैं, अब इसका सॉल्यूशन निकालो। तो कहा कि ठीक है, अपना प्रेस उरेस पब्लिक को बुलाया, और बुलाने के बाद ये नहाने लगा बीच भंडार में, यानी बीच बाजार में नहाने लगा। और नहा रहा था जब, तो इसका जब फेन निकल रहा था, बुलबुला निकल रहा था, तो कभी चमक रहा था और कभी नहीं चमक रहा था। यानी कि जब इधर से सूर्य पड़ रहा था, प्रकाश के ना बात है, इधर से प्रकाश, इधर से जब प्रकाश, ये जब नहा रहा था, इसके सूर्य के प्रकाश जब पड़ रहा था, तो इसके फेनवा कभी बुलबुला जो है कभी चमक रहा था, कभी नहीं चमक रहा था। इसीलिए यंग ने कहा कि बुलबुला चमकता है और कभी नहीं चमक रहा है, यह गुण तरंग के अनुसार ही होगा, यानी यह तरंग गुण के अवधि रहेगा, ये कण से नहीं हो सकता है, ये कौन से नहीं हो सकता है। तो पब्लिक ने भी मान लिया कि चलो ठीक, हाँ ये भी सही बात कह रहा है। इसका मतलब पब्लिक ने कहा कि अच्छा न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है और हाइजेन के अनुसार प्रकाश तरंग है। उम्मीद करता हूं इन दोनों के बीच में चर्चा हो गई होगी और समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। अब प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, और ये उम्मीद करते हैं कि प्रकाश कण है और प्रकाश तरंग है, दोनों सही बात है। 1905 ईस्वी में सत्यापित कर दिया था आइंस्टीन ने, जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज 1903 में पहली बार हर्ट्ज ने किया था, लेकिन हर्ट्ज को उतना वैल्यू नहीं दिया था सब, लेकिन बाद में पता चला कि आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव ही पर प्रकाश कण को सत्यापित कर दिया गया, इसीलिए इसको अब वैल्यू थोड़ा बहुत देने लगा था। अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन एंड उसका नियम के प्रतिपादन हम लोग करेंगे। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, जब किसी सतह से, जब मान लीजिए सूरज है, प्रकाश किसी सतह से टकरा जाती है और टकरा जाने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो प्रकाश अगर इस सतह से टकराती है तो इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और जिस सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस सतह को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और जिसके अब माध्यम से हम बात करते हैं तो इसे I से डिनोट किया जाता है और इसे R से डिनोट किया जाता है। और I जो है आपतन कोण है, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब, ये बीच वाला डंटा जो दिख रहा है ना, इसको अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के दूरी को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के सतह को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा कि सतह
और आपतित किरण को ही हम लोग आई कहते हैं। ये एकदम गलत है, एकदम बुरी तरह से गलत है। और ऐसा भी नहीं कहना है कि सतह और परावर्तित किरण को परावर्तन कोण कहते हैं यानी आर कहते हैं, ये कतई गलत है, एकदम घंघोर गलत है। ठीक है सर, ये गलत है। यानी ये हुआ कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण, जिसे आई से डिनोट किया जाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो भी है परावर्तन कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है सर। अगर आप देखिएगा, अगर मान लीजिए कि दर्पण है और दर्पण में आप देखिएगा, दर्पण के पीछे पेंट किया जाता है और पेंट का नाम है सिल्वर नाइट्रेट से पेंट किया जाता है। अब अलग बात है, आप 10 रुपया वाला हर एक माल से अगर लीजिएगा शीशा, मतलब दर्पण लीजिएगा तो भाई पेंटे चढ़ाएगा। सिल्वर नाइट्रेट तो महंगा है, नहीं चढ़ाएगा, लेकिन क्वालिटी में अगर आप लेते हैं दर्पण, तो दर्पण के पीछे सिल्वर नाइट्रेट का परत चढ़ाई जाती है, यानी सिल्वर नाइट्रेट का कलई परत चढ़ाया जाता है। ठीक है सर। तो हम लोग देखेंगे, अगर मान लीजिएगा कि अगर परत नहीं चढ़ाया हुआ रहता, तो मान लीजिए कि इधर से हम लोग देखते तो आर पार हो जाता, हम अपना दर्पण में चेहरा नहीं भी देख सकते हैं। ठीक है सर, तो इसे समझ गए होंगे आप। तो हम लोग देखते हैं कि आई और आर ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, आई और आर दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर, अगर मान लीजिए कि यहां से परावर्तन कोण है और यहां से अगर आप जाते हैं और इसी माध्यम से जब लौटते हैं तो थोड़ी सी गति आपकी कम हो जाएगी। अच्छा, मान लीजिए हम दीवार में अगर टकरा जाते हैं, तो टकराएंगे जो स्पीड से, उस स्पीड से तो हम नहीं आएंगे, थोड़ा सा हमारी वेलोसिटी कम हो जाएगी। मतलब ये हुआ सर कि जिस वेग से आप इसमें टकराएंगे, जिस वेग से प्रकाश इसमें टकराएगा और उसी माध्यम से प्रकाश जब इधर जाएगा तो थोड़ा सा इसको कम हो जाएगा, यानी कि इसका तीव्रता यानी स्पीड कम हो जाएगी, तीव्रता आयाम कम हो जाएगी। ठीक उसी तरह से है, हम बात करते हैं तो जिस तरह से प्रकाश इधर जाता है और उसी माध्यम में लौटता है, तो इसका तीव्रता जो है और आयाम में कमी आ जाती है, तीव्रता और आयाम में कमी आ जाती है, लेकिन आवृत्ति में कमी नहीं आती है। आपके ख्याल आना चाहिए कि आवृत्ति क्या है सर। तो आवृत्ति है, मान लीजिए कि हम अगर दीवार में, अगर मान लीजिए कि ये मैं हूं, हम हैं, तो हम अगर इस दीवार में जाते हैं, दौड़कर, तो उस माध्यम से थोड़ा सा गति हमारा कम हो जाएगा, लेकिन हमारा खून में कमी नहीं होगा। जिस माध्यम से हम इधर जाएंगे उसी माध्यम के अनुसार हमारा खून काम करेगा, और इधर से आएंगे उसी माध्यम से हमारा भी खून काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि आवृत्ति खून है। क्या है भाई? खून है, यानी कि खून में हमारा कमी नहीं होगी, लेकिन तीव्रता आयाम में कमी आ जाएगी। और हम बात करते हैं तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, इन दोनों आपस में बराबर होते हैं। मैंने लिख भी दिया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण इन दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप 90 डिग्री पढ़े होंगे। अच्छा, मान लीजिए कि ये जो है ऐसे, तो ये कितना डिग्री काम करता है बाबू? 90 डिग्री काम करता है। आप जानते होंगे 90 डिग्री काम करता है। तो यानी कि अभिलंब और सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता होगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाता होगा, आप जानते होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम कहें, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सतह, यानी मान लीजिए सतह और आपतन कोण अगर 50 डिग्री है, सतह और आपतन कोण के बीच 50 डिग्री है, तो आपतन कोण कितना होगा? अरे भाई, आप जानते होंगे कि यहां से यहां तक आप लोग थीटा, मान लीजिए कि यहाँ 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है एंगल, तो ये अगर 50 है तो ये 40 हो गया, अगर ये 50 है तो ये 40 हो जाएगा, नहीं? और ये जब 40 हो जाएगा तो हमने बताया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, तो 40 और ये भी 40 हो जाएगा, 40 ये भी हो जाएगा। तो जब ये 40 हो गया तो ये भी 50 हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गए होंगे बहुत आसानी से। ठीक है सर। अब हम लोग थोड़ा सा अगर बात करते हैं तो परावर्तन के नियम हम लोग पढ़ लिए, यही परावर्तन के नियम है और किस स्थिति में हम बताए हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा समतल दर्पण में आते हैं। तो समतल दर्पण में क्या अगर बात करेंगे तो समतल दर्पण में मान लीजिए कि ये समतल दर्पण हम बना दिए, समतल दर्पण बना दिए, हमने लिख भी दिया है समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण के अगर हम बात करते हैं तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी होता है।
लिखा आभासी होता है और काल्पनिक होता है। आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए एक ही बात है, लेकिन वस्तु से बड़ा होता है। अगर दर्पण, समतल दर्पण में देखते हैं आप अपने चेहरा को, मान लीजिए, तो हमारा आभासी यानी काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक का मतलब जानते हैं, जो हम देख ही नहीं सकते हैं। हम अपने मिरर में देखते हैं तो हम देखते हैं, नहीं देख सकते, यानी आभासी काल्पनिक हम कभी देख नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। इस टाइप का आप जानने की कोशिश कीजिए। लेकिन वस्तु से बड़ा दिखाई देता है। आप जितनी बड़ी वस्तु रखेंगे उससे बड़ी आकार में वस्तु दिखाई देगी। खास करके आप सैलून में चल जाइएगा, अपने चेहरा को देखिएगा, वहां पे देखने के बाद आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा चेहरा दिखाई देता है, तो वस्तु से बड़ा दिखाई देता है, लेकिन सीधा बनता है और पास में उल्टा। अब सीधा क्या मतलब है कि हम जिस तरह से खड़ा रहेंगे उसी तरह से बनेगा, लेकिन पास वो उल्टा बनता है। आप महसूस कीजिएगा, आप अपने पास उल्टा क्या है सर? अच्छा, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने दिया। अच्छा, मान लीजिए कि ये जो है समतल दर्पण है। समतल दर्पण है तो अगर हम यहाँ खड़ा रहेंगे, यहाँ हम खड़ा रहेंगे तो हमारी दूरी 25 सेंटीमीटर है। हमारी दूरी 25 सेंटीमीटर है। जहां से हम अगर यहाँ से वस्तु जो है, यहां से वस्तु 25 सेंटीमीटर है, तो इस दूरी को भी 25 सेंटीमीटर, इधर भी प्रतिबिंब भी 25 सेंटीमीटर ही का बनेगा। यानी कि 25, जितनी दूरी हमारी होगी उतनी ही दूरी पे हमारी वस्तु का प्रतिबिंब भी प्रतीत होता है। ठीक है, यानी कि और 1 मीटर प्रति सेकंड, अगर आप समतल दर्पण में 1 मीटर प्रति सेकंड से अगर दौड़ते हैं, तो 1 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ते हैं ना, तो आपकी समतल दर्पण में 2x मीटर प्रति सेकंड से देखने को प्रतीत होता है। मतलब ये हुआ कि आप अगर समतल दर्पण से 1 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ते हैं तो आपके समतल दर्पण में 2x मीटर प्रति सेकंड से दिखाई देगा। ठीक है सर। और हम अगर बात करते हैं तो सीधा, हमने क्या बताया कि वस्तु से बड़ा होगा, आप वस्तु से बड़ा होगा और सीधा बनेगा। सीधा मतलब ये हुआ कि सर आप इसमें देख रहे हैं तो इधर आपको ऐसा ही दिखाई देगा। आप जिस तरह से देख रहे हैं उसी तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि आप खड़ा हैं ऐसे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, नहीं, उल्टा दिखाई नहीं देगा, सीधा दिखाई देगा। ठीक है। अब पास उल्टा हमने क्या बताया, आप अपने बायां हाथ को खड़ा कीजिएगा तो दिखाई देगा बायां हाथ। ठीक है, समझ रहे हैं ना। पास उल्टा का मतलब है कि आप अपने दाहिना हाथ को खड़ा करते हैं तो दिखाई देगा बायां वाला, और जब बायां वाला खड़ा करते हैं तो दिखाई देगा दायां। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और 1 मीटर प्रति सेकंड से अगर आप दौड़ते हैं, देखते हैं, तो प्रतीत होगा 2x मीटर प्रति सेकंड होगा। अच्छा, आप कहेंगे कि सर आभासी बनाता है, काल्पनिक बनाता है, इन दोनों को एक ही बात है। आभासी जिसमें आ गया, थोड़ा सा ट्रिक सुन लीजिए, आभासी अगर आ गया यानी काल्पनिक आ गया तो हमेशा सीधा बनेगा सर। आभासी या काल्पनिक आ जाता है तो हमेशा सीधा बन जाएगा। और वास्तविक अगर आ जाता है तो हमेशा उल्टा बनता है। अच्छा, आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। अच्छा, मान लीजिए कि आप आंख बंद करके सपना देख रहे हैं, कोई ना कोई अच्छा ही देखिएगा। ऐसा है कि हम कभी जूता खा रहे हैं, सपना में आप कभी देखे हैं कि हम जूता खा रहे हैं? नहीं ना। इसका मतलब यह हुआ सर कि आभासी में सीधा बनता है। आप देख रहे हैं, काश हम भी प्रधानमंत्री हो जाते, काश हम भी राजा हो जाते, काश हमारी शादी हो जाती। आप अच्छा देखिएगा। इसका मतलब जो आभासी और काल्पनिक में सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक। और वास्तविक में हम अच्छा खड़े आंख खोलकर सपना देखते हैं तो अच्छा थोड़ी ना देखते हैं, वाकई में लतियाता भी है सब, जूता चप्पल बरसबे करता है वास्तविक में। तो वास्तविक में उल्टा बनता है प्रतिबिंब। आप थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, ये समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण अगर मान लेते हैं तो समतल दर्पण क्या कहती है भाई? समतल दर्पण, मान लीजिए कि ये समतल दर्पण, ये जो समतल दर्पण है, अगर समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाते हैं, ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण को अगर थीटा कोण से घुमाते हैं तो ऑटोमेटिक परावर्तित किरण 2 भी घूम जाएगा। हमने क्या बताया एक बार फिर से, अगर हम समतल दर्पण को, ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण को अगर थीटा कोण पर घुमाते हैं, समतल दर्पण को अगर थीटा कोण पर घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाएगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यदि अगर कोई 2 समतल दर्पण हो,
अगर कोई दो समतल दर्पण है, बात करते हैं कि अगर कोई समतल दर्पण हो और दो समतल दर्पण को समानांतर रखने पर प्रतिबिंब की संख्या अनफाइनाइट हो जाती है। यहां अनफाइनाइट हो जाती है। सबसे पहले हम इसको बता देते हैं क्या है, आखिर बात क्या है। अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा डिग्री कोण पर हो तो प्रतिबिंबों, उनके बीच के प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा हो जाएगा। एक बार फिर से हमने बताया कि अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनके बीचों की प्रतिबिंब संख्या 360 होगा, 360 बटा थीटा होगा, और ये हमेशा विषम में आएगा। ठीक है सर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यदि कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री पर कोण पर झुके हो तो उनके बीचों की प्रतिबिंबों की संख्या बात कीजिए। यानी कि ये अगर ये दोनों समतल दर्पण के बीच में 90 डिग्री पर घूमता है तो समतल दर्पण में विषमों की संख्या कितना होगा, इनका कितना क्या बोला जाता है सर, प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो इसका प्रतिबिंब की संख्या 360 बटा थीटा, और थीटा के जगह 90 डिग्री, तो हम 360 डिग्री यहां लिख देते हैं। 360 डिग्री बटा 90 अगर 9 चौड़ यानी 4 आ गया सर, तो 4 आंसर होगा तो नहीं, क्योंकि 4 यहां हमेशा विषम आते हैं तो 1 घटा देंगे, यानी कि 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 घटा देंगे हमेशा। अगर सम आएगा तो 1 घटा देंगे और विषम हमेशा आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है सर कि अगर दो समतल दर्पण को समानांतर रखने पर, देखिए मैंने दो समांतर देख लिए, सैलून में आप रखते हैं, आगे भी समतल दर्पण रखा जाता है और पीछे भी समतल दर्पण रखा जाता है। तो जब दो समतल दर्पण आपस में समानांतर हो तो दो समतल दर्पण के समानांतर रखने पर इसका प्रतिबिंबों की संख्या इन्फिनिटी बन जाएगी। अब बोलिए कैसे सर? तो 360 बटा थीटा बनाया तो इनके बीचों के अगर थीटा डिग्री पे घूमेगा है ही नहीं, यानी जीरो, तो जीरो से अगर काटेंगे तो इन्फिनिटी ही ना आएगा भाई, तो इन्फिनिटी होगी आंसर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इन्फिनिटी हो गई, लेकिन आप अगर सैलून में देखते हैं आपके पिछला प्रतिबिंब इन्फिनिटी बन जाता है, आप शीशा में देखिएगा तो पीछे ढेर मनी बन जाएगा, लेकिन ढेर मनी बन जाएगा तो सब सही नहीं दिखाई देता है, दूसरा प्रतिबिंब आपका सही दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे और आपको समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि हमने बारीकी से बताया है। मेरा मात्र एक उद्देश्य है आपको रिवीजन कराना, और रिवीजन के अंतर्गत आपका सब ये सब आ जाता है। शुक्रिया, थैंक यू।